मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से अफसरों के लगातार तबादले हो रहे हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद पिछले 10 महीने में 3000 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए हैं और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने के दूसरे दिन से ट्रांसफर शुरू हो गए थे। मध्य प्रदेश में अब तक 80 से 90% कलेक्टर बदले जा चुके हैं। 187 आईएएस और 160 आईपीएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। सर्वाधिक तबादले स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग में हुए हैं। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर ट्रांसफर स्कैम करने का आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर बैन है, इसके बावजूद पैसों का लेन देन कर 3000 तबादले किए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार पर बीजेपी तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाती थी, लेकिन राज्य सरकार चंद अफसरों को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर रही है। वहीं रिटायर्ड आईएफएस अफसर आजाद सिंह डबास ने कहा कि तबादलों के जरिए प्रशासनिक अफसरों का सरकार राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बार बार तबादलों से प्रशासनिक सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। सरकार बदलने पर अफसरों के बार बार तबादले करना ठीक नहीं। तबादलों में बैन है, उसमें ये हालत है कि 300 दिन में 3000 हो गए, तो ये सही माने में पूरा का पूरा मंत्रालय में यही स्कैम चल रहा है। और एसपी कलेक्टर की जो पोस्टिंग होती है उसमें लंबा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। प्रदेश की दुर्दशा हर विभाग में सामने आ रही है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी बड़े से लेके छोटे तक पॉलिटिकली अलाइंड होते जा रहे हैं। वो राजनीति से जुड़ते जा रहे हैं और उन्हीं अपने राजनीतिक आकाओं के आधार पे निर्णय लेते हैं। उसी तरह से कार्रवाई होती है और प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो प्रगति है, वो लगातार पिछड़ रही है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार हो रहे हैं और एमपी बीजेपी के संवाद प्रमुख लोकेंद्र पाराशर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में झोली भरने के लिए ट्रांसफर होते थे, लेकिन हमारी सरकार में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तबादले होते हैं। दो कामों के लिए होते हैं, ट्रांसफर बोरा भरने के लिए और ट्रांसफर व्यवस्था बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस व्यवस्था को ठीक कर रही है जो कांग्रेस बिगाड़ के गई है 15 महीने में। कांग्रेस ने बोरा भरने के लिए ट्रांसफर किए थे, क्योंकि उनको विधायकों को 15 लाख 20 लाख रुपए महीने देना पड़ते थे, मंत्रियों के खाते से देना पड़ते थे, इसलिए ट्रांसफर होते थे बार बार। उद्योग चला रहे थे वो लोग। हम उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस अधिकारी की, जिस कर्मचारी की जहां आवश्यकता वो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच तबादले खुलेंगे, लेकिन अलग अलग विभागों के पोर्टल में अभी से आवेदन आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 10,000 तबादलों के आवेदन पेंडिंग हैं और अप्रैल तक तबादलों के आवेदन की संख्या बढ़कर 50,000 के पार पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर के आवेदन स्वास्थ्य विभाग के पेंडिंग है। स्वास्थ्य विभाग में 4000 आवेदन पेंडिंग है, जबकि दूसरे नंबर पर स्कूली शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर खुलने से पहले 3000 आवेदन आ चुके हैं। एमपी में ई टेंडर घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस ने मांग की है कि संबंधित विभागों के तत्कालीन मंत्रियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ठेकेदार, कंपनी और चुनिंदा अफसरों को ही निशाना बनाना गलत है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अदालत नहीं है जो वो ईडी को निर्देश देगी। शुरू की है तो सरकार उन मंत्रियों के इस्तीफे ले और उन पर भी कार्रवाई इनिशिएट करवाए। ईडी की कार्रवाई पारदर्शी होना चाहिए, ऐसी थोड़ी होनी चाहिए कि अफसर को और ठेकेदार को पकड़ लिया और मंत्री को माफ कर दिया। ये जो मंत्री इन विभागों के जो है सुप्रीमो थे, उनके भी तो जानकारी निकलनी चाहिए और उनके भी ई टेंडर में जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब न्याय होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस के हाई कोर्ट है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट है, कांग्रेस सीबीआई है, कांग्रेस ईडी है। अरे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, और हमसे कहते हैं क्या करना चाहिए। जो एजेंसी को लगेगा वो एजेंसी करेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब छापे पड़े थे, किसके लोगों के यहाँ नोट मिले, कौन भेजता था राहुल गांधी को पैसा, इस बात पर चर्चा करे कांग्रेस। एजेंसियों को प्रभावित न करे, एजेंसियां अपना काम करेंगी, पारदर्शी तरीके से करेंगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। पेट्रोल के दाम ने राजधानी भोपाल में इतिहास बना दिया है। आज पेट्रोल के दाम सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच गए। भोपाल में आज पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि प्रदेश में सबसे ज्यादा दाम बालाघाट में है, जहां पेट्रोल
93.80 प्रति लीटर है। पेट्रोल की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें बढ़ने की वजह राज्य सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स है। ऐसे में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने मांग की है कि अब कोरोना का कहर थम गया है, ऐसे में टैक्स कम करके जनता को राहत दी जाए। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन की नसीहत पर बीजेपी ने दो टूक कहा है कि वो अपने कमीशन पर ध्यान दे, सरकार को नसीहत ना दे, सरकार अपना काम कर रही है। वहीं पेट्रोल के बढ़े दामों पर कांग्रेस ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए गए तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। बीच में कोविड के चक्कर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वेट बढ़ाया था, वो अब कम नहीं किया है। अगर वो कम करेगी तो जनता को राहत मिलेगी। तो हम तो चाहेंगे कि जो अप्रत्याशित वृद्धि कोविड को लेके करी थी, अब चूंकि कोविड निकल गया है तो इनको कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमत आज कहाँ गायब है? आज क्यों नहीं बात करते? जो बड़े बड़े धरने और साइकिल निकालते थे, करते थे, वो जनता को राहत देना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश की सरकार जो है कहीं ना कहीं महंगाई की मार में प्रदेश की जनता को झोंक रही। कांग्रेस ने इसको लेकर आंदोलन भी किए, हमने धरने प्रदर्शन भी किए, और जिस प्रकार से भी आसमान की कीमतें छू रही, आसमान छू रही कीमतें, उसको लेकर फिर हम एक बार सड़कों पर होंगे और आंदोलन करेंगे। सरकार निश्चित रूप से इस पूरे मामले में नजर बनाए रखती है। यदि उसको आवश्यक लगेगा इस पर तुरंत कंट्रोल रखना है तो उस पर बैठक होगी, आगे बात चलेगी। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरीके से विकास का काम वापस नया आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही हैं, उसको देखते हुए अभी एकदम इसमें कोई कोताही न बरते। आने वाले समय में निश्चित रूप से यदि आवश्यक होगा तो इस पर रोकथाम की जाएगी। नहीं, देखिए, पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है उनका काम अपने आप में पेट्रोल बांटने का है, उनके खुद के कमीशन की चिंता करने का है। सरकार की व्यवस्था किस तरह से चलनी चाहिए, मुझे लगता है इस पर सलाह उन्हें नहीं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है और कांग्रेस ने कहा कि अपना खजाना भरने के लिए महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा करने के बाद अब बिजली की ही बची थी बिजली, उसे भी महंगी कर दिया गया। बिजली की दरों में बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को जवाब दिया कि गरीबों को सुविधाएं देने के लिए थोड़ा टैक्स बढ़ाना जरूरी है। दारू महंगी होती है तो कतार छोटी नहीं होती। कांग्रेस गरीब की योजनाएं बंद करती थी, शिवराज की सरकार में गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं। हालत ये है कि सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। एक बिजली थी, कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने यहाँ पर 100 यूनिट बिजली की बात की थी, लोगों को राहत भी मिलना शुरू हो गई थी। अब वहाँ जहाँ 100 रुपये पहले बिजली का बिल आता था, वहाँ 5-5, 7-7 हज़ार का बिल तो पहले से आ रहा है। तो अगर ये बीजेपी इस दिशा में कुछ कर रही है तो इनसे तो यही उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस इसको जमकर इसका मुकाबला करेगी और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज पेट्रोल महंगा हो गया तो आप विरोध कर रहे हैं, और जब ये चीज़ें हैं जो मदिरा पान महंगा होता तब कोई नहीं कहता ये महंगी हो गई, क्योंकि वो उनके पीने की चीज़ है। अगर बिजली महंगी कर दी तो कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा सरकार को भी तो अपना खजाने में अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए, इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। मुख्यमंत्री जी जब कांग्रेस थी तो बोले खजाना खाली है, आज मुख्यमंत्री जी कहाँ से कर रहे हैं। एमपी में बिजली दर बढ़ाने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिजली दर बढ़ाने के किसी प्रस्ताव की जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर खर्चे बढ़ते हैं तो दरों में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खर्चे कम हो, जिससे आम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। वहीं बिजली कंपनी के निजीकरण के सवाल पर मंत्री जी बोले, जो जनहित का फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से सस्ती बिजली एमपी में दे रहे हैं, आयकर दाता को हमने योजना से बाहर निकाला है। ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है, परंतु ये बात आप समझ लीजिएगा कि इस हाथ से आती है बिजली, इस हाथ से जाती है। अगर खर्चे बढ़ेंगे तो बिजली महंगी होगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि खर्चे कम से कम हों, लॉसेज कम से कम हों, इससे आम जन की सस्ती बिजली भी है। दिल्ली की बात आपने की, हम दिल्ली से ज़्यादा सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में दें। आयकर दाता को हमने इस स्कीम से बाहर निकाला है। इससे लगभग 6 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, तो जाके साल में 300 करोड़ 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए बचेगा।
मध्य प्रदेश में शराब पर सियासी बवाल अब भी जारी है और शराब की और दुकानें खोलने से सीएम के इनकार करने के बाद भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी बात पर कायम है। उन्होंने ये भी साफ किया कि सीएम और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। वहीं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि शराब की नई नीति पर अभी मंथन चल रहा है। दुकानें बढ़ाने नहीं बढ़ाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह के उस बयान पर भी आभार जाहिर किया जिसमें सीएम ने एमपी में शराब दुकानें बढ़ाए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिए जाने की जानकारी दी थी। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा, शराबबंदी कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। शराबबंदी से राजस्व को हुए नुकसान को कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के नशे में बलात्कार, हत्याएं, दुर्घटनाएं, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं भयावह हैं, देश और समाज के लिए कलंक है। खरगोन में अवैध शराब के आरोपियों को बचाने के मामले में एसीपी ने अपने विभाग पर सख्त एक्शन लिया है और एसपी शैलेंद्र सिंह ने बलवाड़ा थाने के प्रभारी, काटकूट चौकी प्रभारी और एक एएसआई को निलंबित कर दिया है, जबकि एक एसएसआई और 3 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर को पुलिस ने एक कार से 50 लीटर अवैध शराब जब्त की थी। पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी बनाया जिसमें कार मालिक भी शामिल था। जब कार मालिक ने एसपी को जबरन फंसाने की शिकायत की तो जांच कराई गई, जिसमें सामने आया कि पुलिस वालों ने मुख्य आरोपी को छूट देते हुए दूसरों को आरोपी बना दिया था। भ्रष्ट या त्रुटि पाई जाने पर थाना प्रभारी बलवाड़ा, चौकी प्रभारी काटकूट, एएसआई बलवाड़ा और एक एएसआई काटकूट सहित 3 आरक्षकों को जो है वो लाइन अटैच किया गया है। इसमें थाना प्रभारी बलवाड़ा और चौकी प्रभारी काटकूट और एएसआई काटकूट को निलंबित भी किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकार का एंटी माफिया अभियान जारी है और माफिया पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है, फिर वो चाहे शराब माफिया हो या फिर जमीन माफिया या फिर कोई और हो। हम आपको माफिया के खिलाफ सरकार के एक्शन की 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एमपी के अलग अलग जिलों से सामने आई इन 4 तस्वीरों में प्रशासन की टीम माफिया बदमाशों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर रही है। पहली तस्वीर मुरैना की है जहां गांजा तस्कर के मकान पर बुलडोजर चलवाया गया। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है जहां नामी बदमाश शमीम कबाड़ी के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी एक बदमाश के मकान के 2 फ्लोर ढहाए गए। चौथी तस्वीर नीमच की है जहां एक होटल में अनैतिक गतिविधियां चलाने का खुलासा हुआ तो प्रशासन ने होटल को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश में माफियाओं पर नकेल और भी कसने वाली है और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश से माफिया का खात्मा होगा। राजस्व चोरी को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो भी राजस्व को हानि पहुंचाएगा वो माफिया चाहे किसी भी क्षेत्र का हो उसका खात्मा होगा। स्वाभाविक है कि राजस्व बढ़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये भी मंशा है कि राजस्व भी बढ़े और आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ भी ना आए। तो मैं समझता हूँ मेरा ही नहीं हर विभाग मार्च के पहले तैयारी कर रहा है। अगर हमारे ट्रांसपोर्ट पर आओ तो सारी गाड़ियां बंद थी, उद्योग पर आओ तो सारे उद्योग बंद थे। उद्योग हो, फिल्म थिएटर हो, दुकान हो, कॉलेज हो, सब कुछ तो बंद है। धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है।
मंदसौर में आज रतलाम रेंज के डीआईजी ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की और बैठक में डीआईजी ने अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इंदौर ड्रग्स मामले में मंदसौर लिंक तलाश कर ड्रग माफियाओं पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी सुशांत सक्सेना ने बताया कि बैठक में माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही शराब माफियाओं पर कार्रवाई का प्लान भी बनाया गया। जो अभी शासन के अभियान चल रहे हैं महिला अपराधों के विरुद्ध, अवैध शराब, जहरीली शराब के विरुद्ध और विभिन्न प्रकार के जो माफिया हैं, काला बाजारी हो चाहे मिलावटखोर हो, इन सब के विरुद्ध एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्रवाई करके और जो मुख्य स्रोत है अपराध का उस पर जो प्रहार है वो शासन के मनुष्यानुसार हम लोगों ने उसको लेकर चर्चा की है। उसी को लेकर शासन के डायरेक्शंस डाउन द लाइन कम्युनिकेट किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ कल प्रभारी सचिवों से पूरे जिले की रिपोर्ट लेंगे। कमलनाथ के आवास पर कल अहम बैठक रखी गई है, जहां एआईसीसी सचिव जिले के नेताओं की समीक्षा रिपोर्ट कमलनाथ को देंगे। सीपी मित्तल, सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, कुलदीप इंदौरा, इन 4 सचिवों की टीमों ने सभी जिलों का दौरा किया था और नेताओं से मुलाकात की थी। जिला अध्यक्षों से बात कर जमीनी हकीकत को समझा था। माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद निष्क्रिय नेताओं पर गाज गिर सकती है। रतलाम में कांग्रेस की रायशुमारी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जावरा क्षेत्र में हो रही इस बैठक में अपनी बात रखने को लेकर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में पहुंची थी, लेकिन कलावती भूरिया के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। सतना में वकील की पिटाई के मामले में आज वकीलों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग भी की। आपको बता दें कि कल चित्रकूट दोहरे हत्याकांड के आरोपी पुष्पराज सिंह ने थाने में सरेंडर किया था। इस दौरान उसका वकील भी साथ था और ऐसे में मृतक युवती के परिजनों ने आरोपी के वकील के साथ मारपीट की थी। सतना में डबल मर्डर के आरोपी पुष्पराज सिंह को 25 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और जहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुष्पराज सिंह पर सतना के नया गांव थाना इलाके में कार सवार एक युवती और युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी ने एक दिन पहले ही सिविल लाइन थाने पहुंचकर सरेंडर किया था। शिवपुरी में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पूरा मामला पोहरी का है। बताया जा रहा है कि रिजोदा गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जब महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद ससुराल वाले ले जाने लगे तो महिला के मायके वाले पहुंच गए और परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि शादी के 8 साल बाद भी दंपति को बच्चा नहीं हुआ था और ऐसे में ससुराल में महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना के चलते या तो उसने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस ने ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। करना चाहिए और भेजना चाहिए और बुला दे, तब दाह संस्कार हो जाए, तब वहाँ से फोर्स बात जाए। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरुद्ध 304 बी 306 का अपराध 5 आरोपियों के विरुद्ध किया गया है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अभी मामला अभी जस्ट कायम किया गया है। अब इसके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। सागर के जिला अस्पताल परिसर में नवजात शिशु का शव शत-विशत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में बरामद शव की पुष्टि नवजात बच्ची के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक शव अस्पताल के वैक्सीन स्टोर के सामने से बरामद हुआ है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड से मृत बच्चों की जानकारी ली जा रही है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है।
खंडवा के हनुवंतिया टापू पर हुए पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद टापू पर वीरानी छा गई है। एयर एक्टिविटी जोन पूरी तरीके से सुनसान पड़ा था और पर्यटकों के नहीं पहुंचने के कारण बच्चों का मनोरंजन पार्क भी सुनसान रहा। आपको बता दें कि हनुवंतिया टापू में बुधवार शाम को हुए पैराग्लाइडिंग हादसे में पैराग्लाइडर के पायलट और एक अन्य युवक की मौत हो गई थी। हादसे का शिकार पैराग्लाइडर पायलट काफी अनुभवी भी था, जो देश के कई राज्यों में पिछले 7 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा था। लोगों का कहना है कि पहले भी 1-2 बार पैराग्लाइडिंग मशीन हवा में बंद हो गई थी, लेकिन पैराशूट की मदद से वो सकुशल नीचे उतर आए थे। लेकिन इस बार पैराशूट की रस्सी टूटने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे के बाद पूरे पर्यटन स्थल पर वीरानी छाई रही। मैं अपनी दुकान पे था, हमको गिरने की आवाज़ आई, तो आवाज़ के चलते हम भागते हुए इधर आए। तो हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग जो है वो नीचे गिर चुका था। सभी लोग मदद के लिए पहुंच चुके थे वहाँ पे, सभी लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट के लिए। ऐसी जगह को और प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। कुछ इंसिडेंट है वैसे हर जगह उनका कोई अब प्रेडिक्शन लगा नहीं सकते हैं, हो जाते हैं कभी कभी। अब उसकी कोई ऐसे अनफॉर्चुनेटली होता है वो भी। बाकी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, कोई ऐसा इशू नहीं है।